आज के टॉपिक में हम शिक्षण व्यूह रचना और शिक्षण विधि में अंतर करेंगे। इसके अलावा जो है शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जैसे कल पढ़ा था कि शिक्षण व्यूह रचना क्या होती है। जैसे पहले जो है वो जैसे उसका निर्माण कर लेना कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब चीज़ें क्या होती है, पहले से ही व्यूह रचना बनाकर रखना। ठीक है, वो तो होती है व्यूह रचना। और विधि क्या होती है? विधि के अंदर केवल अपन क्या ध्यान रखते हैं, पाठ्य वस्तु के बारे में ध्यान रखते हैं। पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखकर ही तो शिक्षण विधियां यूज करते हैं ना अपन, कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और इसके लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों का स्तर देख लेते हैं कि हाँ इस स्तर के बच्चे हैं और उनको इस विधि से समझ में आ सकता है। इसके अलावा हम इसके अंदर बहुत कम ध्यान रखते हैं कि दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शिक्षण विधियों में। लेकिन शिक्षण व्यूह रचना जब बनाई जाती है ना, तो उसके अंदर तो अपन को सारी ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, कहीं जाने की भी प्लानिंग करते हैं इवन, ठीक है, तो भी अपन को क्या करनी पड़ती है, पहले व्यू रचना बनानी पड़ती है कि हमने ये करना है, ये साथ में लेकर जाना है, वहाँ पर ऐसे रहना है, ठीक है, इतने पैसे लगाने हैं, इतने नहीं लगाने, सारी योजना अपन एक तरह से बनाकर चलते हैं। इसी तरह से वो व्यू रचना होती है। ठीक है, और कोई चीज़ पढ़ाने के लिए अगर आप जा रहे हो, विधि यूज कर रहे हो, शिक्षण विधि यूज कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ज़्यादा। एक तो पाठ्य वस्तु, क्योंकि उसी के अनुसार तो आप विधि चुनोगे। ठीक है, कोई प्रयोग के द्वारा पढ़ाने वाला जैसे पाठ्य वस्तु होगी या टॉपिक होगा तो आप प्रयोग के द्वारा पढ़ाओगे, व्याख्यान के द्वारा पढ़ाना होगा तो उस विधि का प्रयोग करोगे। लेकिन शिक्षण व्यूह रचना के अंदर अपन को सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो अब देखो, जैसे शिक्षण विधि किसी विषय वस्तु को कक्षा में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने की एक शैली मानी जाती है। यह विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी निर्भर होती है। किसी भी विषय वस्तु को उसकी प्रकृति के अनुसार जो 3 विधियों में बांटा गया है: कथन विधि, प्रदर्शन विधि और क्रियात्मक विधि। देखो, कथन विधि है तो उसके अंदर जो व्याख्यान हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएंगे, ये सब हो जाते हैं। प्रदर्शन के अंदर निरीक्षण हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रयोग भी आ सकते, प्रयोगात्मक विधि भी आ सकती है। क्रियात्मक विधि में पर्यटन है, प्रोजेक्ट है। क्रियात्मक में आप समझते हो कि कोई भी काम करने के लिए जब दिया जाता है, जब बच्चा खुद करके सीखता है, तो उसमें सिर्फ आप टीचर को क्या करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। तो वो कौन सी होती है, वो क्रियात्मक विधि होती है, जिसके अंदर आपको पर्यटन, जैसे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं ना, कहीं घूमने के लिए लेकर जाते, तो वहां पर क्या है, एक तरह से वो भी एक सिखाने का ही तरीका होता है कि आप जहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो वहां से संबंधित हर एक चीज के बारे में बच्चों को बताओ। जैसे जू में लेकर जाते हैं बच्चों को तो हर एक जानवर के बारे में बताते हैं ना, तो वो सब वो भी इसके अंदर ही आएगा, पर्यटन के अंदर। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद की स्किल्स का भी तो यूज कर रहे हैं ना, जा रहे हैं, देख रहे हैं, किसी चीज को छू कर देख रहे हैं, तो वो सब क्रियात्मक विधियों में आता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विधि है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो भी क्रियात्मक विधियों में आ जाएगा। फिर देखो, शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की ओर ध्यान दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण यानी कि किस तरह से हमें उसको प्रस्तुत करना है, उस पर ध्यान दिया जाता है शिक्षण विधियों में। तो जबकि शिक्षण व्यूह रचना में हमें केवल पाठ्य वस्तु ही नहीं, विद्यार्थियों के व्यवहार, उनकी क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान, शिक्षण विधियों आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण क्रियाओं का नियोजन किया जाता है। उसके बाद ही तो अपन शिक्षण क्रियाओं का नियोजन करेंगे ना, कि बच्चों को ये सिखाना है। सारी चीजों का व्यू रचना पहले से बनाकर चलते हैं, नियोजन या योजना बनाकर चलना, ठीक है, प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग। फिर देखो, इसके प्रकार हैं। शिक्षण व्यू रचना को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो एक तंत्रीय व्यू रचना, ये तो जैसे क्या है, परंपरागत विधि है। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे पूरी शिक्षा जो होती थी ना, वो शिक्षक केंद्रित मानी जाती थी। आज के टाइम में छात्र केंद्रित है, ठीक है। पहले के टाइम में शिक्षक केंद्रित मानी जाती थी, तो उसकी व्यू रचनाएं कुछ अलग थी। जैसे व्याख्यान व्यू रचना हो गया, ठीक है, पाठ प्रदर्शन व्यू रचना हो गया। व्याख्यान में तो आप समझते हो लेक्चर संबंधित हो जाता है। पाठ प्रदर्शन में क्या है, ये देखो जैसे एरो लगाकर इसका नीचे की तरफ लिख दिया गया है, पाठ्य पुस्तक विधि या कहानी विधि के द्वारा जो है वो बच्चों को सिखाना। फिर अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, स्वयं की गति से सीखना। जैसे अपन जैसे प्राइवेट सीखते हैं ना, जैसे जिसमें क्या है, टीचर नहीं होता है अपन को पढ़ाने के लिए, अपन को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तो वो सारा अभिकर्मित अनुदेशन है। अभिकर्मित अनुदेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद यही होगा, अभिकर्मित अनुदेशन, जिसमें क्या है, स्वयं की गति से बालक सीखता है या खुद पढ़कर सीखता है। फिर है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इसके अंदर क्या है तो वही अनुदेशन, बच्चा करेगा खुद ही, लेकिन उसमें सहायता कौन कर रहा है, उसकी कंप्यूटर कर रहा है, और कंप्यूटर के द्वारा सिखा कौन रहा है, उसको एक टीचर ही बता रहा है, लेकिन उसमें भी क्या करता है, वो गाइड करता है केवल। ठीक है, बच्चा खुद ही तो करते हैं ना, आपको केवल थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, कि इसमें ये होगा, उसके बाद आप खुद उसके अंदर जाकर अपने आप भी तो करने की कोशिश करते हैं ना। बच्चे पॉइंट्स क्लिक कर करके देखते हैं, चाहे ना पता हो तो भी,
ठीक है, टीचर ने ना बताया तो भी हाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो बच्चे जो है वो अपने आप सीखना भी शुरू कर देते हैं इसके अंदर, तो वो हो जाएगा जैसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। फिर आ जाती है लोकतांत्रिक या अनुमति बोधक शिक्षण व्यू रचनाएं। लोकतांत्रिक है, इसके अंदर क्या है, लोकतांत्रिक रचनाएं जो होती है इसके अंदर बाल केंद्रित व्यू रचनाएं होती हैं, ये मतलब बालकों से ही संबंधित होती हैं सारी की सारी। हो सकता है कोई मेंटली रिटायर्ड बच्चे हो, बिल्कुल छोटे बच्चों पर आधारित भी होता है। ठीक है, कुछ कहेंगे, कुछ वैज्ञानिक कहेंगे कि अपनी मातृभाषा जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि बच्चा उसमें आसानी से सीख सकता है। ठीक है, कुछ कहेंगे खेल के माध्यम से सिखाओ बच्चों को, कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा उनकी क्लास में जब आप जाओगे ना, नर्सरी है, केजी है, उनकी क्लास में जाओगे तो आपको राइम्स की आवाज़ आती होगी, टीवी लगे हुए होते हैं, बहुत सारे टॉयज लगे हुए होते हैं। ठीक है, एनी टाइम उनकी क्लास में राइम्स चलती रहती है, संगीत या इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, गेम्स वगैरह, तो उनको उसके माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये सारी जितनी भी लोकतांत्रिक व्यू रचनाएं ना वो सारी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लोकतांत्रिक अनुमति बोधक शिक्षण व्यू रचनाएं, लोकतांत्रिक व्यू रचनाएं प्राय बाल केंद्रित व्यू रचनाएं होती हैं। इसमें पूछ सकते हैं लोकतांत्रिक किस पर केंद्रित होती हैं और जो एक तंत्रीय थी वो किस पर होती है। एक तंत्रीय तो टीचर पर होती है और लोकतंत्रिक क्या होती है, बालकों पर निर्भर रहती है। इसमें छात्रों की आवश्यकता, रुचि स्तर, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आदि को ध्यान में रखा जाता है। इससे बालक को स्वतंत्रता पूर्वक सीखने का अवसर दिया जाता है। ये सारे के सारे यही कहेंगे कि बच्चा जो है वो स्वतंत्र रहकर सीखे, उस पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से उसको सिखाया जाता है। नर्सरी क्लास में आप जाते हो ना तो बच्चे क्या है वो फ्री रहते हैं, उनको बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाता कि तुम बैठ जाओ, वो अपनी मर्जी से इधर उधर घूमेंगे, खेलेंगे, झूले झूलेंगे। ठीक है, कोई राइम्स देखने बैठ जाएगा। ठीक है, तो उनको किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सीखो। तो कुछ विधियां हैं जो कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिनमें से सबसे पहले आ जाती है ड्रेकाली प्रणाली। इसके प्रवर्तक जो थे ना वो भी ड्रेकाली ही थे, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रणाली को दिया है। तो इस विधि में वो कह रहे हैं कि पुस्तकों का प्रयोग ही कम से कम हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो ड्रेकाली प्रणाली है इसका प्रयोग जो है वो जो विकृत बच्चे होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे किताबों का यूज़ नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी चीज़ की शरीर के अंदर विकृति होना, किसी के हाथ या फिंगर में दिक्कत होना, ठीक है, पैर में दिक्कत होना, हो सकता है मानसिक विकृति भी हो। ठीक है, तो जो किताबों को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए किताबों का प्रयोग जो है वो कम से कम करके जो है वो दूसरे माध्यम जो होते हैं उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। तो ये ज़्यादातर जो है वो मानसिक रूप से विकृत बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाती है, मानसिक या शारीरिक दोनों तरह से भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी है, ड्रेकाली प्रणाली है। तो क्वेश्चन इसमें ये एक तो प्रवर्तक का पूछ सकते हैं और दूसरा आ सकता है कि मानसिक रूप से विकृत बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रणाली कौन सी है, ड्रेकाली प्रणाली है। मोंटेंसरी प्रणाली है, जो मोंटेंसरी प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने बच्चों पर खेल के माध्यम से सीखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाओ। तो इसकी प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर मारिया मोंटेंसरी थी, लेडी थी एक, उन्होंने इसकी प्रणाली का प्रयोग किया था। इस विधि के अंदर इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यानी कि हाथों के द्वारा छू कर, देख कर, सुनकर, इन चीज़ों का प्रयोग करके जो है वो ज़्यादा सीखे। इन्होंने भी किताबी पुस्तकों पर इतना बल नहीं दिया है कि बच्चा पढ़कर सीखे, बच्चा कर कर सीखे। कोई भी काम है उसको हाथ के द्वारा करेगा तो वो जल्दी सीखेगा और लंबे समय तक सीखेगा। विकास पर बल देती है। मोंटेसरी ने बालकों के स्वतंत्र शिक्षण, वही सेम ही है, इन्होंने भी स्वतंत्र शिक्षण पर बल दिया था, ये भी स्वतंत्र शिक्षण पर बल देते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण पर बल दिया। इस विधि में खेल खेल में बालकों को शिक्षा दी जाती है। लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किसने जो है वो बालकों में खेल खेल में सीखने की शिक्षा दी जाती है किस प्रणाली में, तो वो मोंटेसरी है और इसके प्रवर्तक कौन थे, मारिया मोंटेसरी। फिर आ जाती है डाल्टन विधि। इस विधि में क्या होता है, जैसे प्रवर्तक थी इनकी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि की प्रवर्तक कौन थी, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट थी। इसे प्रणाली को ठीका प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि बच्चों को क्या दिया जाता है, एक प्रयोगशाला दे दी जाती है कि तुम अपनी मर्जी से करो, लेकिन केवल अध्यापक थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करता है बच्चों का। ठीक है, बाकी सब उसको स्वतंत्र ही रूप से करना पड़ता है सब कुछ। प्रयोगशाला भी हो सकती है, कोई और इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई पाठ्य सामग्री भी हो सकती है जिसमें बच्चा क्या करेगा, उससे स्वतंत्र रूप से जो जाकर जो क्या करेगा उसके द्वारा सीखेगा।
तो अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं में जाकर कार्य करते हैं। और इस विधि में मौखिक भाषा का विकास जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि बोला तो जाता ही नहीं है, प्रयोग ही किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किए जाते हैं। तो इस वजह से हमें मौखिक भाषा तो नहीं हो पाती है, लेकिन इसके अंदर क्रियात्मक जो होता है उस पक्ष का जो है विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अध्यापक का केवल काम क्या होता है, मार्गदर्शन देना, और कोई काम नहीं होता है इसके अंदर इनका। फिर आ जाता है विनैटिका योजना। इसके प्रवर्तक के कार्लटन वाशबर्न, ये इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, कार्लटन वाशबर्न। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल दिया जाता है, सामाजिक कार्य भी करवाया जाता है। इस विधि में बालक शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित होता है। शिक्षक जैसा कर रहे हैं ना, बालक वैसा का वैसा करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक अच्छे से अच्छा बिहेव करेगा बच्चों के साथ, वो बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, एक टीचर केवल बच्चों को शिक्षा नहीं देकर जो है उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट पर जोर देता है। ठीक है, तो वो पनिशमेंट के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, सीखने से पीछे हट जाते हैं कि टीचर क्या कर रहा है, सारे दिन पनिशमेंट ही देते हैं, या फिर ये तो कुछ और ही बताते रहते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताते नहीं है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो इसके अंदर मेन जो है वो शिक्षक पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षक से प्रभावित होते हैं बच्चे। इसके अलावा उनसे सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं, छोटे छोटे सामाजिक कार्य कराए जाते हैं ना, जैसे अपने 2 अक्टूबर को सफाई अभियान होता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, सामाजिक कार्य ही तो है। उसके अंदर भी जैसे आपसे सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं, सफाई अभियान चलाया जाता है ना जिसके अंदर, वो क्या हो गया, एक सामाजिक कार्य हो गया। इसके अलावा बच्चों से जैसे गाय को रोटी खिलवाना हो गया, तो वो भी एक सामाजिक कार्य के अंदर ही आ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे सामाजिक कार्य जो बच्चे कर सकते हैं वो उनसे करवाए जाते हैं, जिनसे क्या होगा, टीचर ये चीजें करवाएगा तो वो टीचर से क्या होंगे, प्रभावित होंगे, उससे इफेक्टेड होंगे। तो विनैटिका योजना में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल दिया है। फिर है किंडरगार्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किंडरगार्टन। इसके प्रवर्तक देखो फ्रोबेल हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल हैं, और मारिया मोंटेसरी थी मोंटेसरी पद्धति की। ठीक है, फ्रोबेल बालकों को पौधों के समान मानते थे। उन्होंने प्रभावी शिक्षण के लिए 20 प्रकार के उपहारों का प्रयोग किया था। इसमें भी ये क्या चाहते हैं, खेल के द्वारा ही सीखे। ठीक है, पर इसमें क्या है कि इन्होंने गीत और अभिनय का भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने तो केवल खेल के माध्यम से बताया था मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है, लेकिन ये क्या चाहते हैं, इसके अंदर गीत और अभिनय, जैसे मैं आपको बताया था ना पोयम वगैरह है, तो वो उसका प्रयोग इन्होंने किया था कि बच्चों को जो है वो गीत के माध्यम से या पोयम जो होती हैं या अभिनय है उसके माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। जैसे कई बार नाटक नहीं किए जाते हैं, डेमो दिए जाते हैं, स्टेज पर नाटक किए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो है बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, जो कि बालकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो किंडरगार्टन के और उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसके अंदर खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, और इसके अंदर जो है वो गीत और अभिनय का भी प्रयोग किया जाता है सीखने के लिए। फिर आ जाती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में क्या है कि इसके अंदर इसका प्रयोग सिर्फ महात्मा गांधी जी ने बताया था। बेसिक शिक्षा के भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि बेसिक शिक्षा जो है प्रणाली किसने दी थी, वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, तो इस विधि में इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक ही बात कही थी कि मातृभाषा जो है वो उसको अधिक से अधिक स्थान दिया जाए। ठीक है, जिस जहाँ की जो भी भाषा है, तभी तो आपको क्या दिया, आर्ट एंड कल्चर आपको किस लिए सिखाया जाता है, इसीलिए तो दिया है आपके सब्जेक्ट के अंदर कि आप जो है वो हर एक तरह की भाषा है या हर एक तरह की चीज़ है जो आपको समझ सको आप बच्चों को। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हिंदी बोलने वाले ही बच्चे हर जगह मिलेंगे। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, फिर आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान में तो क्या है, बागड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, अगर आप सरकारी स्कूलों में जाओगे ना तो बच्चे हिंदी बहुत कम बोलते हैं, वो अपनी भाषा ही बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा। तो आपको वो समझ में आएगी तभी तो आप बच्चों का जवाब दे पाओगे ना। ठीक है, उनका कल्चर समझ में आएगा, तभी आर्ट कल्चर पढ़ाई जाती है इसके अंदर, जीके के अंदर, कि आपको सबका कल्चर जो होता है पता होना चाहिए अपने राजस्थान का कि यहाँ पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। हाँ, भाषा मत सीखो, भाषाएं सीखनी सारी आसान नहीं होती है सारी की सारी, लेकिन कुछ हद तक हमें उन बच्चों के बारे में पता होगा कि यहाँ इस एरिया में इस तरह का कल्चर है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अपन को धीरे धीरे जो वो अपने आप समझ में आना लग जाती है, और फिर हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को भी आराम से सिखा सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बेसिक जो शिक्षा है ना उसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग सबसे अधिक स्थान दिया जाना चाहिए उसको। इसीलिए तो अपनी हिंदी जो है मातृभाषा ना, हर जगह हिंदी तो पढ़ाई जाएगी, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, हिंदी जो है वो मेन भाषा है, वो पढ़ाई ही जाएगी, क्योंकि बच्चे सारे किस में सीखेंगे, हिंदी में ही सीखेंगे। आप इवन आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जाते हो ना, तो वहाँ भी हिंदी का प्रयोग भी किया जाता है, ये नहीं कि वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तो मातृभाषा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है एक तरह से, कि बच्चा उसी में जल्दी सीखता है।